हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। अभी हमारा वेव ऑप्टिक्स चल रहा है। उसमें ये लेक्चर नंबर 2 है। ओके। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। ये मेरी जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ, वहां से आप ले सकते हो। सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ये वीडियो आपको आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी बोलना है कि सब्सक्राइब करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना चूकना मत। ओके। अच्छा, चलो हम शुरू करते हैं। राइट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड व्हाट इज इंटरफियरेंस। राइट डाउन इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स आर कोइंसाइड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जब दो और दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो उस पॉइंट पर देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट will be the vector sum of displacement of each wave। जब दो और दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे को टकराते हैं मीडियम में, तो उसी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, तो हर एक वेव से जितना जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसका वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव। दोनों वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका वेक्टर सम करने से हमें रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स आर कोइंसाइड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम, देन रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट will be the vector sum of displacement of each wave। ओके। उसके बाद व्हाट इज इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस क्या है, तो वही लेना है जब दो और दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, तब जो डिजाइन बनती है उस डिजाइन वो डिजाइन को हम ऐसे भी बोलते हैं जो हमें फिजिकल इफेक्ट मिलती है। जब दो और दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, टकराते हैं, तब जो डिजाइन या जो फिजिकल इफेक्ट मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफियरेंस। जो देखो यही लिखा है, द फिजिकल इफेक्ट कॉज्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेव्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम इज कॉल्ड द इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस के कितने टाइप है, दो टाइप है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस किसको बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव किसको बोलते हैं। अब देखो ये वेव है। ओके। अब दूसरा वेव है। अब ये दो एक दूसरे के साथ टकराएंगे ना, तो इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। तो जब ये दोनों टकराएंगे तो क्रेस्ट, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव का क्रेस्ट पर आएगा। अदरवाइज एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव का ट्रफ के ऊपर आएगा। तो दोनों टकराएंगे तो क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ ज्वाइन होंगे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। लेकिन उल्टा हो, अगर इसके साथ अगर ऐसा वेव कोइंसाइड हो, क्रेस्ट के साथ ट्रफ दूसरा का और उसका ट्रफ तो इसका क्रेस्ट, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होगा। देखो वही लिखा है, व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव सुपरपोज ऑन द क्रेस्ट ऑफ द अदर वेव। एक का क्रेस्ट दूसरे का क्रेस्ट के साथ कोइंसाइड हो, सुपरपोज हो। अदरवाइज एक का ट्रफ दूसरे का ट्रफ के साथ कोइंसाइड हो, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, तो कंस्ट्रक्टिव। लेकिन एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ या एक का ट्रफ और दूसरे का क्रेस्ट सुपरपोज हो, तो उस टाइम पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है। देखो, व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव सुपरपोज ऑन द क्रेस्ट ऑफ अदर वेव, और ट्रफ ऑफ वन वेव सुपरपोज ऑन द ट्रफ ऑफ द अदर वेव, then such resulting interference is called constructive interference। अब डिस्ट्रक्टिव में क्या करना है, when crest of one wave superpose on the trough of the other wave, और trough of one wave superpose on the crest of the other wave, then it will be the destructive interference। हो गया।
ओके, चलो इसके बाद दूसरी थियरी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन फॉर वेव्स फॉर्मिंग इन अ काम वाटर। काम यानी स्टेडी, स्टेडी वाटर में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का जो लॉ है वो हमें यहां दिखाना है। तो आपको क्या करना है, एक स्टेडी वाटर लेना है, उसमें ये दो नीडल लेनी है। पहली नीडल को S1 बोला, दूसरी को S2 बोला। दोनों नीडल को अप डाउन, नीडल पानी में क्या करना है, अप डाउन एक साथ में करना है। दोनों को साथ में नीचे ले जाना है, साथ में ऊपर लाना है, सेम फेज में होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं। ओके, सेम फेज में। तो S1 एंड S2 टू नीडल है, दोनों को क्या करना है, अप डाउन करना है। उससे यानी हम ये दोनों को सोर्स बोल सकते हैं, सोर्स 1 सोर्स 2, और उससे क्या होता है, व्यूज क्रिएट होता है। ओके, और ये दोनों सोर्स का P1 पॉइंट तक का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको y1 बोलेंगे, इसका जो होगा उसको y2 बोलेंगे। यहां लिखा है देखो, टू वेव्स आर क्रिएटेड बाय टू नीडल्स S1 and S2 by moving them periodically up and down with the same phase, with the same phase होना चाहिए। ओके, कंडीशन सेम, जो पोजीशन सेम होनी चाहिए। फिगर बी में क्या है, तो जो क्रेस्ट है उसको डार्क राउंड से इंडिकेट किया है, जो ट्रफ है उसको डॉटेड लाइन से, डैश लाइन से इंडिकेट किया है। फिगर बी shows the super Figure B shows the position of crest by solid circles and position of troughs by dashed circles. Okay, यहाँ S1P is equal to S2P, दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं। सो बोथ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। S1P is equal to S2P. So here will be y1 is equal to a cos omega t, y2 is equal to also a cos omega t। दोनों इक्वल है तो दोनों का इक्वेशन सेम होगा, a cos omega t। Therefore रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टिंग यानी दोनों का टोटल लॉग सम करो, y is equal to y1 plus y2, तो ये दोनों सेम है तो 2 टाइम हो जाएंगे, 2 टाइम a cos omega t। अब देखो, हमें पता है कि इनिशियल ऑलवेज इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। ये एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, ये जो साइन और कॉस के आगे जो होता है ना उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ ए है और यहाँ 2a है, तो I0 यानी जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है वो, और I किसकी इंटेंसिटी है, जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट है उसका, उसकी इंटेंसिटी है। ये जो इंटेंसिटी है I0, ओके, वो y1 या y2 दोनों में से एक की है, इंडिविजुअल की। I किसके लिए है, जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट मिलता है उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। तो I0 a स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, जबकि I है वो 2a स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। अब ये दोनों का रेशियो लो, I अपॉन I0, तो 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a स्क्वायर चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, I0 है वहां आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू 4I0। ओके, तो ये हमें इंटेंसिटी मिलती है। तो इतना आपको इसके बारे में लिखना है। ओके, फिगर आपको ड्रॉ करना है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है, तो एक दो बार घर पे प्रैक्टिस ड्रॉ करके करना। ओके, थियरी आप रीड करके याद रख लेते हो, लेकिन फिगर आपको जरूर ड्रॉ करना है। ड्रॉ वहां भी आप कर सकोगे लेकिन टाइम ज्यादा जाएगा। ओके, इसलिए तीसरी थियरी, वेरी मोस्ट एमपी, देखो मैंने पहले से मोस्ट एमपी लिख दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, इसको हम बिग बॉस बोल सकते हैं। ओके, ऑब्टेन द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। यहां हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए कंडीशन लाना है। तो यहाँ S1 और S2 दो सोर्स है, ये पॉइंट Q है, यहाँ S1 से Q तक में 7 लैम्डा, 7 वेव्स है। 1, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ ऊपर 7 वेव्स, नीचे 9 वेव्स। ओके, तो 7 वेव्स है तो उसकी वेवलेंथ 7 लैम्डा, इसकी 9 लैम्डा।
दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो 2 लैम्बडा। ओके, तो जो पहला डिस्प्लेसमेंट है उसको a cos ओमेगा टी, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है उसमें a cos ओमेगा टी। अब 4 पाई माइनस क्यू किया, डिफरेंस कितना है, इससे इसमें डिफरेंस कितना है, 2 लैम्बडा। 1 लैम्बडा यानी कितना होगा, 2 पाई। 1 लैम्बडा, देखो मैं यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये है, तो ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है, तो इसको लैम्बडा बोलते हैं। ओके, तो लैम्बडा यानी 2 पाई, ये पाई लिखा है मैंने। ओके, तो लैम्बडा यानी 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई रखे तो 2 2 जा 4 पाई, तो 4 पाई लिखा है। अच्छा, माइनस क्यों किया है, जब ये इधर आ जाएगा तब ये इसका 7 होगा, तब इसका भी 7 होगा, लेकिन ये 2 लैम्बडा दूर होगा ना, पीछे होगा, तो पीछे है इसलिए माइनस करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्टिव में माइनस करना पड़ता है और डिस्ट्रक्टिव में प्लस करना पड़ता है। ऐसे ही इसमें इवन पाई आएगा, इसमें ऑड पाई आएगा, इसमें 4 पाई उसमें 5 पाई आएगा। इसमें 4 पाई तो पता चल गया कि लैम्बडा की जगह 2 पाई रखा है। ऐसे ही इधर -2.5 लैम्बडा की जगह 2 पाई रखो तो 5 पाई आ जाएगा, उसमें ऐड करना है। ओके, अब जब भी इवन पाई हो तो फंक्शन वही का वही रहेगा, a cos ओमेगा टी, लेकिन ऑड पाई हो तो फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, आगे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और ये 5 पाई निकल जाएगा, जैसे इसमें से 4 पाई निकल जाएगा। यानी यहां पर y1 और y2 सेम हो जाएंगे, यहाँ y1 और y2 ऑपोजिट हो जाएंगे। ऑपोजिट है तो उसका एडिशन, उसका जब सम करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सेम है तो वो 2 टाइम a cos ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना लेना है, 2 का। ऐसे यहाँ पर डिफरेंस कितना लेना है, 2.5 का, 2.5 का। 2.5 कैसे लेना है, इससे थोड़ा ज्यादा, 7 से ज्यादा 7.25 और 9 से ज्यादा 9.75। इसमें 2.5 का आप डिफरेंस 2.5 का रखो, 3.5 का रखो, 4.5 का रखो, 5.5, यानी आपको पता चल गया है ना क्या बोलता हूं मैं, इतना डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों का डिफरेंस करोगे इसमें से ये, तो -2.5 लैम्बडा। ओके, अब वही यहाँ तो 0 हो गया, तो इंटेंसिटी क्या हो गई, 0। अगर इंटेंसिटी 0 मिलती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, यहाँ पर दोनों का एडिशन होगी, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। मैक्सिमम यानी कितने, आगे हमने इसकी अगली थियरी में हमने डिराइव किया था I = 4IO, है ना, तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और जब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बोलते हैं। यहाँ पर मिनिमम 0 है तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बोलते हैं। अब उसके लिए कंडीशन है, दो कंडीशन है, अगर पाथ डिफरेंस n लैम्बडा हो और फेज डिफरेंस 2n पाई हो। लैम्बडा में कंडीशन हो तो पाथ डिफरेंस है, और पाई में हो तो फेज डिफरेंस है। लैम्बडा यानी पाथ डिफरेंस, पाई में हो तो फेज डिफरेंस। तो यहां पर लैम्बडा की जगह 2 पाई रखा है, देखो n तो वही का वही, लैम्बडा यानी 2 पाई, तो पाथ डिफरेंस n लैम्बडा हो, n यानी इंटीजर 2 3 4 5 फ्रैक्शन में होना चाहिए, और फेज डिफरेंस 2n पाई हो, वेयर n = 0 1 2 दोनों के लिए n की वैल्यू 0 1 2 डैश डैश डैश, देन इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। अब ये जरूरी नहीं है तो मैं निकाल देता हूं। ओके, क्लियर। अब देखो यहां कंडीशन क्या लेनी है, यहां पर n लैम्बडा, यहां पर n +1/2, देखो यहां जितना था +1/2 हो गया, यहां 2 है तो यहां 2.5, n +1/2 लैम्बडा। यहां लैम्बडा की जगह क्या रखना है, 2 पाई। तो आप बोलोगे सर 2 कहां गया, तो इसका एलसीएम ले लो, तो 2n+1/2, तो ये 2n+1/2 और लैम्बडा की जगह 2 पाई, 2 2 कैंसल, लिख के दिखाता हूं। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते हैं तो 2n+1/2, इसका एलसीएम लिया और लैम्बडा की जगह 2 पाई, 2 2 कैंसल, तो 2n+1 पाई,
तो ये कंडीशन लैम्डा वाली हो तो पाथ डिफरेंस, पाई वाली हो तो फेज डिफरेंस, दोनों में n की वैल्यू 0 1 2 डैश डैश डैश, देन इट इज कंस्ट्रक्टिव, इट इज डिस्ट्रक्टिव। ये वाली कंडीशन हो तो डिस्ट्रक्टिव और ये दोनों में से एक हो तो कंस्ट्रक्टिव। ओके, तो ये आपको खास तैयार करनी है थियरी, वेरी मोस्ट आईएमपी, सबसे मोस्ट आईएमपी। ओके, उसके बाद इफ फेज डिफरेंस ऑफ टू सोर्सेस इज 5, अगर दो सोर्स में फेज डिफरेंस फाई है, देन ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी, तब इंटेंसिटी की फॉर्मूला डिराइव करनी है। तो यहां पर कोई एक पॉइंट जी ले लो, क्यू भी ले सकते हो, हमने मान लो कि जी लिया। ये दो सोर्स है, ये सोर्स के कारण ये वेव्स क्रिएट होते हैं, ये सोर्स के कारण ये वेव्स क्रिएट होते हैं। ओके, तो यहां पर इफ फेज डिफरेंस इज 5 फॉर टू सोर्सेस S1 एंड S2, देन Y1 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पहला सोर्स के लिए y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, दूसरा सोर्स के लिए a cos ओमेगा टी प्लस 5, दोनों में देखो 5 का डिफरेंस हो गया। अब रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट दोनों का टोटल करो, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 यानी a cos ओमेगा टी, y2 यानी a cos ओमेगा प्लस टी, ओमेगा टी प्लस 5, y1 यानी a cos ओमेगा टी, देखो y1 यानी a cos ओमेगा टी, y2 यानी ये a cos ओमेगा टी प्लस 5। अब दोनों में से a कॉमन निकाल दिया, ये बड़ा वाला थीटा पहले लिया, छोटा वाला थीटा बाद में लिया। ओके, अब इसमें फॉर्मूला लगानी है, ये तो वैसा का वैसा। अब c प्लस सी यानी कॉस, कॉस प्लस कॉस तो 2 कॉस कॉस, एक बार दोनों थीटा का एडिशन बाई 2, एक बार दोनों थीटा का सब्ट्रैक्शन बाई 2। सर ने क्या बोला फिर से, कॉस प्लस कॉस हो तो 2 कॉस कॉस, एक बार दोनों थीटा, ये ओमेगा टी प्लस 5, उसमें ओमेगा टी ऐड करना है डिवाइड बाई 2, और एक बार ओमेगा टी प्लस 5 उसमें से ओमेगा टी माइनस करना है और डिवाइड बाई 2। ये रूल्स है मैथ्स का, कॉस प्लस कॉस देन 2 कॉस कॉस, एक बार दोनों थीटा का एडिशन बाई 2, एक बार दोनों थीटा का सब्ट्रैक्शन बाई 2। यहां पर प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस 5/2 इसको आगे ले लो 2a के साथ कॉस 5/2, और यहां देखो यहां क्या होता है, ओमेगा टी कितनी बार 2 टाइम ओमेगा टी प्लस 5, और होल 2 है, होल के अपन में नीचे 2 है, तो इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2 सेपरेटली लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओमेगा टी प्लस 5, देखो हाँ ओमेगा टी प्लस 5/2 देख लो, तो कॉस ओमेगा टी प्लस 5/2 समझ में आया कि नहीं, क्लियर। अब यहां आ जाओ, अब हमें तो ये पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, ये जो टी वाला टर्म होता है ना, टी वाला, तो टी वाला टर्म है उसके आगे जितने भी टर्म है विदाउट टी वो एम्पलीट्यूड है। अभी आप बोलोगे सर आपने तो अभी ऐसा बोला था कि साइन कॉस के आगे, अभी देखो आगे में भी देख लो, यहां हाँ इसी में यहां मैंने कॉस के आगे बोला, लेकिन ये टी वाला टर्म है, तो टी वाला टर्म के आगे जो होता है देखो इसमें टी है, तो टी वाला जो टर्म है उसके आगे जो रहता है, देखो ये टी वाला टर्म आगे 2a है, तो 2a एम्पलीट्यूड हुआ, तो यहां पर ये जो टी वाला टर्म है ये, तो ये पूरा एम्पलीट्यूड हो गया है, तो इंटेंसिटी ये जो एम्पलीट्यूड है 2a cos 5/2 उसका स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। अब स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। अब आगे हम पढ़ चुके, a स्क्वायर यानी a स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I0, देखो I0 a स्क्वायर, यहां a स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I0, तो a स्क्वायर की जगह हम I0 लिख सकते हैं, देखो वही लिखा है ए स्क्वायर की जगह I0, तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2 ये इंटेंसिटी की फॉर्मूला होगी, तो मैंने ऐसे लिखा है यहां से यहां आना है ऐसे। ओके चलो अब
what are coherent and incoherent sources, what are coherent and incoherent sources, and derive the formula of average intensity for them. एवरेज इंटेंसिटी उसके लिए पहले तो कोहेरेंट सोर्सेस किसको बोलते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेस किसको बोलते हैं। जो दो सोर्सेस का जो फेज डिफरेंस होता है, दो सोर्सेस में क्या होता है, फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होता है तो कोहेरेंट, अगर टाइम के साथ रैपिडली फास्टली चेंज होता है तो इनकोहेरेंट। बस वही लिखा है। इफ फेज डिफरेंस ऑफ टू सोर्सेस will not change with the time, then it is coherent. And if the phase difference of two sources will change rapidly with the time, then it is incoherent sources. Easy है, ओके। अब उसका क्या करना है, हमें एवरेज इंटेंसिटी की फॉर्मूला निकालनी है। तो हमें अभी हमने जो डिराइव की वो लेनी है, I इज इक्वल टू 4IO cos स्क्वायर 5/2। ओके, आप IO बोलो I0 बोलो चलेगा, ओके। अब सबका एवरेज लेना है हमें, तो एवरेज इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब देखो जो कांस्टेंट विदाउट, अब देखो यहां पर एवरेज आई को ऐसे ही आई का एवरेज आई, 4IO का एवरेज 4IO, लेकिन जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है स्क्वायर के साथ तो उसका 1/2, ये इसका एवरेज वैल्यू 1/2 है। मैथमेटिकली हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आपने मैथ्स नहीं लिया, आपको बी ग्रुप में है, ओके। अगर मैथ्स ग्रुप में है और मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगा, लेकिन कितने स्टूडेंट बी ग्रुप के भी होंगे ना, तो उसको पता नहीं चलेगा। तो अभी आपको याद रख लेना है कि स्क्वायर वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसका एवरेज वैल्यू 1/2 ही होगा हर बार, वो कॉस स्क्वायर हो कि साइन स्क्वायर हो, स्क्वायर वाला फंक्शन है तो 1/, इसकी वैल्यू 1/2। ये विदाउट ट्रिगोनोमेट्री हो तो उसकी एवरेज की वैल्यू वही की वही लेनी है। अब यहाँ कैंसिल, 4/2 यानी 2IO, I इज इक्वल टू 2IO या 2I0। तो ये इंटेंसिटी फॉर कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस हो गया, ओके। तो आज हमने इतनी 5 थियरीज ली है, ओके। पहली वाली कौन सी थी, देखो पहली वाली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हाट इज इंटरफियरेंस एंड टाइप्स ऑफ इट, ओके। दूसरी वाली कौन सी थी, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन फॉर वेव्स फॉर्मिंग इन द काम वाटर। उसके बाद कौन सी थियरी थी, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट थियरी, ओके। उसके बाद कौन सी ली, इफ फेज डिफरेंस ऑफ टू सोर्सेस इज 5 देन ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। और लास्ट वाली आज कौन सी ली हमने, व्हाट आर कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एवरेज इंटेंसिटी फॉर देम, ओके। तो आज इतनी जो 5 थियरी है वो अच्छी तरह से तैयार कर देना। और जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको कमेंट जरूर 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 करना है और लाइक भी जरूर कर देना, ओके। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा बाय सी यू।